हेलो एंड वेलकम। हम लोग एक वीडियो लेक्चर सीरीज शुरू करने जा रहे हैं अबाउट गेट एग्जामिनेशन। और ये वीडियो उस लेक्चर सीरीज का सबसे पहला वीडियो है। ओके, इसमें हम लोग बात करेंगे कि गेट एग्ज़ाम है क्या, किस पर्पज़ से ये ऑर्गेनाइज किया जाता है, और साथ ही साथ हम लोग ये वही बात करने वाले हैं कि इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, इसको क्रैक करने के लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने का पर्पज़ क्या है। तो इस एग्ज़ाम को अगर आप क्रैक करते हैं तो आप आईआईएससी और आईआईटीज में एडमिशन ले सकते हैं। ये इसका एक ऑब्जेक्टिव हुआ। दूसरा, कुछ गवर्नमेंट सेक्टर की जो कंपनीज होती हैं यानी पीएसयूज जो हैं, उनमें आपको जॉब भी मिल सकती है। ठीक है, लाइक ओएनजीसी, ऐसी और भी कई हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनीज हैं और वो गेट के स्कोर के बेसिस पे आपको जॉब्स देती हैं आफ्टर आफ्टर द इंटरव्यू। इस एग्जाम को कंडक्ट कौन कराता है? दिस एग्जाम इज कंडक्टेड बाय आईआईटीज एंड आईआईएससी। ये हर साल इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी न किसी आईआईटी या फिर आईआईएससी पर होती है। ये एग्ज़ाम टोटल कितने सब्जेक्ट्स में कंडक्ट कराया जाता है? तो पहले इसमें सब्जेक्ट का नंबर जो है वो टोटल 27 था। अभी एग्ज़ाम ये 29 सब्जेक्ट में कंडक्ट कराया जाता है। इसमें इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स होते हैं, आर्किटेक्चर के होते हैं, टेक्नोलॉजी, कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स के सब्जेक्ट होते हैं। ओके, सो दिस इज द बेसिक थीम ऑफ दिस एग्ज़ाम। ओके, अब बात कर लेते हैं कि इस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो क्या क्या है। इस एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आउट होता है इन थर्ड वीक ऑफ जुलाई। ओके, एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है फर्स्ट एंड सेकेंड वीक ऑफ फरवरी, और जो रिजल्ट होता है वो मार्च के थर्ड वीक में अनाउंस कर दिया जाता है। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट डेट्स रिलेटेड टू दिस एग्जामिनेशन। नाउ, what is the eligibility requirement for this examination? So सबसे पहले बात करेंगे एज। तो यहाँ इस एग्जाम के लिए जो इनका क्राइटेरिया है उसमें एज की कोई बाउंड्रेशन नहीं है। मीन्स देर इज नो एज लिमिट टू पार्टिसिपेट इन दिस एग्जामिनेशन। बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या होगा? देखो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, या तो आप कोर्स को कंप्लीट कर चुके हों या फिर आप फाइनल ईयर एग्जाम में हो। ठीक है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। नाउ, अब हम बात कर लेते हैं कि इस एग्जाम का पैटर्न क्या है और मार्किंग स्कीम क्या है इस एग्जाम की। देखो, ये एग्जाम का मोड क्या होता है? ये प्योरली कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम होता है। ओके, सो ऑनलाइन ड्यूरेशन एग्जाम की क्या होती है? ये 3 आवर्स होती है। अब यहाँ पे जो मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस और नेचर ऑफ क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, ये केमिस्ट्री एग्जाम के लिए है। यानी अगर आपका सब्जेक्ट केमिस्ट्री है तब आप इसे सही मानिए। ठीक है, सब में लगभग वैसा ही होता है, थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे 15 होते हैं, और टोटल मार्क्स जो इन सब्जेक्ट इन क्वेश्चंस के होते हैं वो होते हैं 100। अब इसमें 2 सेक्शन होता है। किसमें? केमिस्ट्री के पेपर में, अगर आप गेट में अपीयर हो रहे हैं इस सब्जेक्ट के थ्रू तब। सबसे पहला सेक्शन होता है जनरल एबिलिटी या जनरल एप्टीट्यूड का। इसमें टोटल 10 क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि आउट ऑफ 65 10 आपके हो गए जनरल एबिलिटी के। बाकी जो बचे 55 ये हो गए किसके? आपके सब्जेक्ट, जो कि यहाँ पे क्या है? केमिस्ट्री। सब्जेक्ट कोड इज CY। ओके, जो जनरल एबिलिटी का सेक्शन होता है इसमें 5 क्वेश्चंस होते हैं 1 मार्क वाले, और 5 क्वेश्चंस होते हैं 2 मार्क्स वाले। ठीक है, इस तरह से अगर आप सभी क्वेश्चन सही करते हैं, और हर एक क्वेश्चन जो होता है वो MCQ नेचर का होता है, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस होते हैं, और अगर आप सभी क्वेश्चन सही करते हैं तो मैक्सिमम मार्क्स यू कैन गेट, दैट इज 15 मार्क्स। ओके, अब बात कर लेते हैं कि सब्जेक्ट वाले जो पोर्शन में क्या होता है। देखो, सब्जेक्ट वाले पोर्शन में एक तो
क्या होता है कि टोटल आपके 25 क्वेश्चंस होते हैं जो 1 मार्क्स के होते हैं और 30 क्वेश्चंस होते हैं जो 2 मार्क्स के होते हैं। और जो सब्जेक्ट्स का नेचर होता है यानी क्वेश्चंस का नेचर होता है वो एमसीक्यू या एनएटी टाइप का होता है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या फिर न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं। ओके, टोटल जो मार्क्स यहाँ से आप जो है अचीव कर सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं, दैट इज 85 मार्क्स। ओके, अब बात कर लेते हैं कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। तो यस, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे है। एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस के लिए अगर क्वेश्चन 1 मार्क का है तो 0.33 नेगेटिव मार्क आपको प्रोवाइड किए जाएंगे हर इनकरेक्ट आंसर के लिए, और अगर 2 मार्क का क्वेश्चन है तो 0.66 जो है मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे फॉर ईच रॉन्ग आंसर। वहीं पे न्यूमेरिकल एबिलिटी टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए ना तो कोई पार्शियल मार्किंग है और ना ही कोई नेगेटिव मार्किंग है। ओके, नाउ अब हम बात कर लेते हैं कि इस एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स क्या हो सकती हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसके टिप्स और ट्रिक्स की बात करता हूं तो एग्जाम के पहले और ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन हाल हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं अपने टिप्स और ट्रिक्स को। एग्जाम के पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, सिलेबस और एग्जामिनेशन पैटर्न को बहुत अच्छे से समझना है। ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। ओके, थ्रू द प्रिपरेशन, थ्रू आउट द प्रिपरेशन आपकी काफ़ी हेल्प करेगा, काफ़ी टाइम सेविंग आपके लिए होगा। उसके बाद क्या करना है, जब भी आप प्रिपरेशन शुरू करें तो बहुत बेसिक टॉपिक से करिए और बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ने की बजाय आप कुछ स्टैंडर्ड बुक्स को ही फॉलो करिए। ठीक है, जब भी आप प्रिपरेशन शुरू करें तो सबसे पहले अपने वीक टॉपिक्स को पहले क्लियर करिए और उनके नोट्स बनाते रहिए। साथ ही साथ आप उनका रेगुलर रिवीजन करें। इससे क्या होगा कि आपको बाद में जब जब आपके पास नोट्स होगा तो बाद में क्या होगा, एग्जाम के पहले आप उनको जल्दी से रिवाइज कर पाएंगे। ठीक है, आप ये कोशिश करिए कि आप मॉक टेस्ट में जो है अपीयर हों, स्पेशली एग्जाम के थोड़े दिन पहले, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं जो इस एग्जाम में आए हुए हैं उन्हें आप जरूर सॉल्व करिए। अब हम बात कर लेते हैं कि आप इस एग्जाम में अगर अपीयर हो रहे हैं तो एग्जामिनेशन हॉल में आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है। तो एग्जामिनेशन हॉल में सबसे पहले जरूरी ये है कि आप बिल्कुल भी किसी तरह से पैनिक आपको नहीं होना है। ठीक है, दूसरा, और किसी तरह का प्रेशर नहीं लेना है। जस्ट एक एग्जाम है, आप अपनी तैयारी पे भरोसा रखिए, आप अच्छे से एग्जाम को दीजिए। आप सभी क्वेश्चंस को केयरफुल्ली पढ़िए। ठीक है, यानी कि जो पेपर है उसको आप बहुत अच्छे से पढ़िए। कई बार ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो मुझे लगता पढ़ के लगता है, पहली बार पढ़ने पे लगता है नहीं आ रहा है, लेकिन बाद में आप एक दो बार पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि हाँ ये कैसे सॉल्व करना है। तो इसीलिए केयरफुल्ली पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो सबसे पहले जो इजी सेक्शन, जो आपका आसान सेक्शन, जो आपको लगे, जो क्वेश्चन आपको इजी लगे उन्हें आप पहले सॉल्व करिए। ठीक है, और दूसरी बात, किसी भी तरह के गेस वर्क से बचिए क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। तो क्या होगा कि अगर आप गलत आंसर लिखते हैं, यानी आप गेस वर्क में सही होंगे इसकी गारंटी तो है नहीं। गेस वर्क में अगर आप बहुत क्लोज हैं तब तो आप गेस वर्क कर सकते हैं, बट याद रखिए कि मार्जिन जो है वो 10% से ज़्यादा का ना हो, तभी आप गेस वर्क करके आएंगे, अदरवाइज नहीं। ओके, चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं कि इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं। तो इनऑर्गेनिक की बात करें अगर हम, तो केमिकल बॉन्डिंग, केमिस्ट्री ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक, बायो इनऑर्गेनिक, एनालिटिकल और न्यूक्लियर, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो इस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जिनका वेटेज एक्चुअली ज़्यादा होता है। पूछे तो सिलेबस से कुछ भी जा सकता है, लेकिन ये वेटेज वाइज हम बात करते हैं कि इन टॉपिक्स का वेटेज इस एग्जाम में आपको ज़्यादा मिलेगा। नाउ ऑर्गेनिक में अगर हम बात करते हैं तो रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन इंटरमीडिएट, स्टीरियो केमिस्ट्री, पेरीसाइक्लिक रिएक्शन एंड फोटो केमिस्ट्री, स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन, नेम रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन एंड एरोमेटिसिटी, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं अगर फिजिकल केमिस्ट्री में, तो फिजिकल में क्या है, आप क्वांटम, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रो मॉलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ग्रुप थ्योरी, उसके बाद सॉलिड स्टेट और स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स वाले पोर्शन पे आप ज़्यादा फोकस करेंगे। ओके, नाउ अब हम
ये देख लेते हैं कि इस एग्ज़ाम के लिए कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स, क्योंकि एक अच्छी बुक के बिना आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते। एक स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में। तो अगर हम इनऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं तो इनऑर्गेनिक में जेडी ली, जेम्स हुई, सिल्वर एंड एटकिंस और अजय कुमार की जो बुक है वो आपको फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, अजय कुमार की दो बुक आती हैं एक्चुअली, एक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से रिलेटेड है और एक दूसरी बुक आती है उनकी बायो इनऑर्गेनिक के लिए। दोनों ही बुक्स बहुत अच्छी हैं और डायरेक्ट उनसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं उन बुक से। ऑर्गेनिक में क्लेडेन नो डाउट बेस्ट है अपनी कैटेगरी में। कैरोथ्रस, स्टीरियो के लिए पीएस कलसी पे आप रिलाई कर सकते हैं। जगदम्बा सिंह की बुक पेरीसाइक्लिक रिएक्शन और फोटोकेमिस्ट्री के लिए बहुत अच्छी होती है। ये स्पेशली पेरीसाइक्लिक और फोटोकेमिस्ट्री के लिए ही ये बुक लिखी गई है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि फिजिकल में, तो देखो फिजिकल में आप पुरी शर्मा पठानिया और केएल कपूर की बुक पे आंख मूंद के भरोसा करिए कि हाँ, केएल कपूर के कुछ वॉल्यूम्स बहुत ही अच्छे हैं, जैसे उसमें 1, 2 एंड 5। ओके, इसके अलावा आप पाओला एंड एटकिंस की बुक भी आप फॉलो कर सकते हैं और क्वांटम के लिए मैक्यूरी की बुक आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। सो आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस एग्ज़ाम, आपके मन में इस एग्ज़ाम को लेके अगर कोई डाउट है तो वो क्लियर होगा और आपको ये वीडियो हेल्प करेगा एक प्रॉपर प्रिपरेशन के लिए। स्ट्रेटजी कैसे बनाएं, क्या टिप्स और ट्रिक्स हो सकती हैं आपके लिए, उनमें ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा। सो आई वुड लाइक टू से थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। सो थैंक यू।